सभी लोगों को कलिंग मित्र ओडिशा और निर्वेद ओडिशा के तरफ से जय भीम, सप्रेम जय भीम सभी लोगों को। और इस जय भीम के साथ आज हम आज का जो ऑनलाइन टॉक है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे सभी दर्शकों को अच्छी तरह से पता है कि छत्रपति साहू जी महाराज की 146वीं जो जन्म जयंती है उसके उपलक्ष्य में हमने ये दो टॉक सीरीज ऑर्गेनाइज किए थे, और जिसका आज उसका दूसरा भाग है। पहले भाग में कल हमने जन्मेंजय सोना जी को सुना। उनका जैसे कि विषय था कि रिजर्वेशन, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का भारत में कितना इम्पोर्टेंस है। और आज जो कि एक ज्वलंत बोले आप या फिर अभी के परिस्थिति में जिस परिस्थिति से भारत गुजर रही है या पूरी विश्व गुजर रही है, उस परिस्थिति को मिला जुला करके उस परिस्थिति को आगे आंखों के सामने रख के यह आज का विषय रखा गया है। और आज का विषय जो है वो है कि सफाई कामगार। जैसे कि सफाई कामगार समुदाय हम जानते हैं कि वो लोग इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में, इस कोरोना पीरियड में और ये लॉकडाउन पीरियड में किस किस प्रकार की असुविधाएं उनको झेलना पड़ रहा है और कैसे वो लोग इस समय में रह रहे हैं। जैसे कि ये किसी को अनजान नहीं है कि आज की डेट में जो कोरोना की आड़ में बोला जाए या फिर कोरोना काल में बोला जाए या लॉकडाउन के बहाने में बोला जाए, जिस प्रकार से सबसे ज़्यादा अगर कोई उससे प्रभावित हो रहा है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा उसका नकारात्मक प्रभाव किसी भी समुदाय में पड़ रहा है, तो वो बहुजन समाज है। उसको हम नकार नहीं कर सकते हैं। पूरी भारत के परिप्रेक्ष्य में बोलें या किसी प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बोलें या फिर किसी प्रांत के परिप्रेक्ष्य में बोलें, यह है कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि इस कोरोना काल में जिस हिसाब से दलितों के ऊपर जातिगत अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार से जातिगत एट्रोसिटीज हो रही हैं, जिस प्रकार से मेहनत कश मजदूर, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर राज्यों से अपने राज्य में आ रहे हैं, या फिर एक तो उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है, उनका रोजगार छीनते हुए आज 3 महीने से ज्यादा हो चुका है। और उसके साथ साथ उनके लिए कोई सुविधाएं भी नहीं है। और उनके लिए जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं या फिर जो शासकीय सेंटर्स हैं, उसमें अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। उसके दूसरे तरफ आप देखेंगे तो जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रही है, और उस ये परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं एक जो वर्ग होता है, एक जो वर्ग है वो भी हमारा एक अभिन्न वर्ग है, वो है सफाई कामगार समुदाय। तो यह इसका जो पीड़ा है, यह कोरोना काल में यह भी जानना उतना ही जरूरी होता है एक फुले अम्बेडकर प्रोस्पेक्ट में, कि वो लोग कैसे रह रहे हैं, ये दिन वो कैसे बिता रहे हैं, उनकी क्या क्या असुविधाएं हैं, क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरह से हमारे पास जो सर हैं, संजीव कुशवाहा जी हैं हमारे साथ, और वो इसके एक बहुत ही पुराने और अच्छे जानकार, कहें तो कोई कुछ बुरा नहीं होगा, मतलब पूरी भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं बताऊं तो संजीव कुशवाहा जी ना कि मतलब सिर्फ छत्तीसगढ़ में लिमिट करते हैं, लेकिन उनकी जो भाषा है, जो हिंदी भाषा में मुखर रूप से लिखने वालों में एक वो गिने जाते हैं। भाषा भाषी में जो मुखर रूप से लिखते हैं इस सामाजिक न्याय के लिए, उनमें से एक संजीव कुशवाहा जी हैं। तो संजीव कुशवाहा जी को जानते हुए वो हमारे बहुत ही अच्छे मित्र भी रहे हैं, उनके साथ हमने काम भी किया हुआ है। और बहुत ही खुशी है मुझे, पर्सनली भी खुशी है, और कलिंगा मित्र को, निर्वेद ओडिशा को बहुत ही खुशी है कि आज इतने दिनों के बाद उनका कुछ समय हमको मिला, और उन्होंने हमको कुछ समय दिया है कि इस विषय पर कुछ रोशनी डालें, इस विषय पर एटलीस्ट इतना रोशनी डालें कि हम लोग भी इसके ऊपर चर्चा करें, हम लोग भी उसके ऊपर कभी चिंतन करें कि यह पीरियड में हो या फिर इससे पहले हो, सांप्रतिक भारतीय परिस्थिति में किस हिसाब से जो सफाई कर्मचारी समुदाय है वो किस हिसाब से रहता है, उसकी शिक्षा स्थिति क्या है, उसकी जो आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, कैसे माहौल में वो
रहते हैं और क्या-क्या चीज़ें वो झेलते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को लेके एक बहुत ही अच्छे जानकार हैं संजीव कुशवाहा जी। संजीव कुशवाहा जी जो कि अभी रायपुर में रहते हैं और वो एक लेखक हैं और भाषा के काफ़ी अच्छे जानकार माने जाते हैं। काफ़ी पत्र-पत्रिकाओं में लिखते हैं, एक कॉलमिस्ट हैं, एक ब्लॉगर हैं और दलित मूवमेंट एसोसिएशन जो एक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, उसके संपादक भी हैं और वो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। एक मुखर रूप से सोशल जस्टिस को समझने वाले और सोशल जस्टिस की आवाज़ उठाने वाला ये एक ब्लॉगर भी हैं। हम उनको एक एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं, एक एक्टिविस्ट हैं वो और एक एक्टिविस्ट लेवल में काम करते हैं और उससे बेहतर उससे ऊपर जो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने आज तक हमको 2-2 किताब दिए हुए हैं। एक किताब है उनका जैसे कि काफ़ी पुराना मैंने भी पढ़ा हुआ है, 3 भाषा में आ चुका है वो किताब हिंदी, मराठी और अभी-अभी उड़िया में भी आया है जैसे कि हम जानते हैं और ये किताब आपको उपलब्ध भी है। अच्छी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग किताब में है ये हिंदी भाषा में जब जहाँ तक हम हिंदी भाषा-भाषी की किताबों की बात करते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग किताब में है। उनकी किताब जैसे सफाई कामगार समुदाय इसके ऊपर। यह किताब में वो लिखते हैं कि किस प्रकार से उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उनकी वर्तमान की स्थिति क्या है, सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी है, उनकी रहन-सहन कैसी है, उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि कैसी है, शिक्षा की अवस्था क्या है। ये सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरह से वो वर्णन करते हैं अपनी किताब सफाई कामगार समुदाय में। उनका और एक भी किताब जो आया हुआ है, उस किताब के बारे में हम बोलेंगे जो उनका और एक आधुनिक भारत में पिछड़ा वर्ग करके एक किताब है। वो उसको भी आप पढ़ सकते हैं और ऐसे बहुत सारे परिचय हैं उनके साथ और अगर मेरा ख्याल परिचय है कि दिया जाए तो शायद ही ये है तो हम अब ज़्यादा समय नहीं लेके हम सभी लोगों को फिर से निर्वेद ओडिशा और कलिंग मित्र ओडिशा की तरफ से आप लोगों को जय भीम बोलेंगे और संजीव कुशवाहा जी को भी जय भीम कहेंगे और जय भीम के साथ संजीव कुशवाहा जी को अनुरोध करेंगे, आमंत्रित करेंगे कि जो आज का विषय है सफाई काम ये जो कोरोना काल में ये जो कोरोना की लॉकडाउन पीरियड में सफाई कामगारों की समस्याओं के बारे में हमको उनका जो वक्तव्य है वो स्टार्ट करेंगे। तो संजीव कुशवाहा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है और कृपया आप स्टार्ट करें। पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों को जय भीम कि एक अपॉर्चुनिटी दिया है इसमें बातचीत करने के लिए, अपने मुद्दे को यहाँ पर आप लोगों के सामने रखने के लिए। और क्योंकि जो आज का जो टॉपिक है, जो मैं पसंद भी करता हूँ इस टॉपिक को, इस पर बात होनी चाहिए कि जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के दरमियान और उसके बाद में जो सफाई कामगारों के साथ में दिक्कत आई, ये तो मैं पहले बता दूं आपको कि लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद में एक एट्रोसिटी बहुत मात्रा में बढ़ी है। न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं, आप वेबसाइट्स में देख सकते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट जो है वो आ रही हैं कि किस प्रकार से छुआछूत लोगों के साथ बरता जा रहा है और किस प्रकार से भेदभाव जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो क्वारंटाइन सेंटर है उसमें घटना घट रही है, गाँव में घटना घट रही है और शहरों में भी जो इस तरह की जहाँ पर लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग, वहाँ पर भी एक प्रकार से भेदभाव का जो काम है वो हो रहा है। और ये बता दूं कि जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो लॉकडाउन में जिस प्रकार से क्वारंटाइन सेंटर में रखने की बात हो रही है, जिस प्रकार से 15 दिन जो है वो एक दूसरे से स्पर्श ना हो, दूरियां बनी रहे, तो वो एक मैसेज भी वो लोग चला रहे हैं इस तरह का कि ये जो छुआछूत रखा जाता था उसका कारण यही है। एक प्रकार से वो समर्थन भी जुटाने का कोशिश करते हैं कि छुआछूत एक सही चीज था। एक ये हमारे पूर्वज लोग पहले से जानते थे कि बीमारियां फैलती है, इसीलिए लोग एक दूसरे को टच नहीं करते थे, इसीलिए लोगों में भाव रखा जाता था। इस तरह की चीजें भी सोशल मीडिया में, और उससे आप सभी मेरा ख्याल है कि वाकिफ होंगे, जो लोग व्हाट्सएप और फेसबुक यूज करते हैं, कम से कम वो लोग तो जरूर। तो साथियों, सफाई कामगारों का जो मुद्दा है वो लॉकडाउन के स्थिति में बेहद इम्पोर्टेंट मुद्दा है।
इम्पोर्टेंट मुद्दा इसीलिए है क्योंकि जो लॉकडाउन चालू हुआ, उसके बाद अगर किसी पर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा आया, तो वो 3 लोग थे जिनके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा आया। एक तो पुलिस प्रशासन था, दूसरा था जो चिकित्सीय वर्ग है, जो मेडिकल लाइन के जो वर्ग है, डॉक्टर्स, नर्स और तमाम जो उस लाइन के जो लोग हैं वो, और तीसरा जो प्रेशर रहा, वो सफाई कामगारों के ऊपर था। सफाई कामगारों के ऊपर जो प्रेशर बना और जिस तरह से उनका जो बैकग्राउंड रहा, अब आप समझिए कि मेडिकल जो लाइन है, उसमें जो लोग काम करते हैं, वो गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉइज हैं। जो पुलिस प्रशासन है, उस पे जो काम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉइज हैं। वो लोग उस प्रेशर को झेल सकते हैं क्योंकि उनके साथ जो जॉब सिक्योरिटी जुड़ी हुई है, उनके साथ में एक अच्छा खासा सैलरी उनके साथ में है, उनके साथ में गवर्नमेंट है, उनके ऊपर जो इंश्योरेंस की जो घोषणा हुई 50 लाख की, उसकी सुविधाएं उनके साथ मिल रही हैं। लेकिन जो सफाई कामगार वर्ग है, उसके साथ में वो सारी सुविधाएं नहीं रही। उसके बावजूद वो मेहनत करके, हार्ड जो वर्क है वो करके अपने काम को वो अंजाम देता रहा। रीजन ये है कि बहुत पहले से, लगभग 10 से 20 साल पहले से प्राइवेटाइजेशन जो है वो किया गया सफाई कामगार जो काम का। तो 80% लोग ठेकेदारी में, 80 से 90% लोग ठेकेदारी में ही काम करते हैं और ठेकेदारी में 5,000 6,000 से ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है, जो मैंने देखा है जानकारी। भले ही एक बताया जाता है कि 12,000 सैलरी है, लेकिन उनको सैलरी बहुत कम दिया जाता है। और उस स्थिति में जब उनको कोई किट नहीं है, जो उनके साथ कोई सिक्योरिटी के कुछ उनके पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो है बड़े तकलीफ के साथ में, बड़े कष्ट के साथ में, रिस्क के साथ में वो लोग काम करते हैं और काम करते रहे वो लोग। और क्वारंटाइन सेंटर में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही सफाई कामगारों की। वहां पर जहां पर डॉक्टर जा नहीं सकते थे, जाने से परहेज करते थे, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर से मैं भी जुड़ा रहा जब लॉकडाउन चलता रहा, तो एज ए सर्विसमैन मुझे वहां जाना पड़ा। तो मैंने ये देखा कि कई बार जहां पर डॉक्टर जाने से कतराते थे, जहां पर नर्सेस जाने के लिए, या फिर क्वारंटाइन सेंटर में जो गेस्ट आए हुए थे, जिनको हम गेस्ट बोलते हैं, जो कोरोना से पीड़ित सस्पेक्टेड थे, तो उनको जो टैबलेट देना हो या उनके लिए कुछ खान पीन की चीज लानी ले जानी हो या उनकी जूठे लेकर के जाना हो, तो इस काम के लिए वो सफाई कामगार जो है वही आगे बढ़। और उनके जो लोग हैं जिनको वास्तव में वो काम करना चाहिए था, वो काम नहीं कर रहा था। आप कंट्रीब्यूशन को देख सकते हैं कि सफाई कामगार जो है अपनी नौकरी को बचाने के लिए कहें, या फिर अपने आप को, अपने एक अच्छा इंसान साबित करने के लिए वो लग करके लॉकडाउन के दौरान काम किए। इस दौरान बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए जो कोरोना से पीड़ित हुए। किसी को जो दवाई छिड़कते समय उनका दवाई का असर उनके साथ हुआ, वो उनकी मौत हो गई। रायपुर में एक घटना घटी, एक महिला की मौत हो गई, और लेकिन उसको इंश्योरेंस का कोई फायदा नहीं मिला। एक घटना दिल्ली में हुई, दिल्ली के आसपास की बात है, वो संदीप नाम के एक साथी के साथ में, और सफाई कामगार व्यक्ति, वो उनको अपने जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन इस दौरान आप देख सकते हैं कि ये जो तकलीफें तो आई, जो एक प्रकार से एक नेचुरल तकलीफ रही, जो कि उस काम के दौरान उनको वो तकलीफ आनी ही थी। साथ साथ इनके साथ में कई प्रॉब्लमें और आई, और भी आई। नगर निगम में जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको सैलरी कई कई महीने से नहीं मिली हुई है, क्योंकि जो टैक्स कलेक्शन का जो काम था नगर निगम का, वो बंद है। 3-4 महीने जब से लॉकडाउन चालू हुआ, मार्च में टैक्स कलेक्शन किया जाता है, जिससे गवर्नमेंट को वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, तो सैलरियां उनको नहीं मिल रही है, उनके साथ आर्थिक दिक्कतें आ रही हैं, और उनका कोई चूंकि पक्की नौकरी नहीं है, इसके कारण उनका यूनियन भी उनका कमजोर है। यूनियन के तौर पर भी वो बातचीत नहीं कर पाते हैं, और अपनी बातों को वो ऊपर तक नहीं पहुंचा पाते हैं, या पहुंच भी जाती है तो उनके साथ कोई भी रिलीफ उनको नहीं मिलती है।
ये तो एक दिक्कत है ही। साथ में क्या हो रहा है, जो और दूसरे जो दलितों जो तमाम दलित हैं उनके साथ जो दिक्कतें आती हैं, जैसे कि छुआ-छूत बढ़ता जा रहा है, कि जहाँ पर आप कोई महिला खाना बना रही है, क्वारंटाइन सेंटर में जहाँ पर मौत से जूझ रहे हैं, महामारी फैली हुई है। आप इसको कितने गहराई से इसको समझना पड़ेगा कि महामारी फैली हुई है, कौन आदमी को बीमारी लग जाए और वो मौत के कगार में पहुंच जाए, लेकिन लोग उससे नहीं डर रहे हैं और उनके मन में, उन मन की जड़ों में जो मनोवाद है इतना गहरा हुआ है, बनाया हुआ है कि वो उस पीरियड में भी वो दलित के हाथ का बना हुआ खाना खाने से इंकार करते हैं, उनके मुंह पर थाली फेंक दिया जाता है। तो आप अंदाज कर सकते हैं कि प्रॉब्लम्स कितनी ज्यादा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और सफाई कामगार जो है वो अनेकों रूप से उसको मदद भी कर रहे हैं और उसके बावजूद भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सफाई कामगारों के साथ में एक अच्छी बात हुई कि उसके कामों को रिकॉग्नाइज किया गया। कई जगह फूल मालाएं पहनाई गई, कई जगह उनका सम्मान किया गया। लॉकडाउन के दौरान 3 लोगों का सम्मान किया गया। इस पर मैंने आर्टिकल अलग से लिखा हुआ है कि किस प्रकार से इनके काम के महत्व को पूरे भारत में, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पहली बार सफाई कामगारों के काम को रिकॉग्नाइज किया गया, डॉक्टर के काम को, पुलिस के काम को रिकॉग्नाइज किया गया और उन सोशल मीडिया में उनके पीछे तारीफ के पुल बांधे गए। सफाई कामगारों के साथ भी वैसे ही हुआ। लेकिन इस ऐसा होने के बाद में भी सफाई कामगारों को ना तो कोई सुविधा दी गई, ना उनकी सैलरी समय पर दी गई, ना दी जा रही है, ना उनको परमानेंट करने का कोई योजना है, ना उनको किसी प्रकार की दूसरी जो सुविधाएं जो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार उनको मिलनी चाहिए, जैसे गम बूट हुआ, हाथ में ग्लव्स चाहिए, जहाँ पर वो सस्पेक्टेड जगह में काम कर रहे हैं वहां पर पीपी किट चाहिए। तो उनको सुविधा किसी प्रकार की नहीं मिली। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तारीफे के पुल तो बहुत बांधे गए कॉलोनियों में, जहां पर वो कचरा इकट्ठा करते हैं सफाई कामगार, वहां पर उनको माला पहनाया गया, उनके ऊपर फूल बरसाए गए, तारीफ के पुल बांधे गए। लेकिन जो उनकी जरूरत है, जो उनको चाहिए, उनको आर्थिक उनको समृद्धि चाहिए, उनको जो किट चाहिए, उनको सारे जो सफाई काम करने के दौरान उनको जो सैनिटाइजर चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए रहती है, लेकिन उसमें से कोई भी सुविधाएं उनको नहीं दी गई। ये सुविधाएं नहीं देने के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे सफाई कर्मचारी जो हैं वो बीमार हो गए, बहुत सारे कोरोना में की चपेट में आ गए। कईयों के तो रिकॉर्ड नहीं है कि उनकी मौत भी कोरोना के कारण हुए हैं, ऐसे भी केसेस सामने आए। मैं कुछ 2-4 उदाहरण आपको बता भी चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं, इन सारी परिस्थितियों के बावजूद सफाई कामगार जो हैं वो काम कर रहे हैं और लगातार वो काम कर रहे हैं, काम से वो कभी पीछे नहीं हट रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात यह है कि सफाई काम में बहुत सारी दूसरी कास्ट की, दूसरी जातियां भी आई हैं। लगातार ये हुआ है कि सफाई कामगारों में जो दलित समाज की, दलित जातियों की कुछ खास जातियां उस पर काम करती हैं। कुछ खास लोग जो कि सफाई पेशे से जुड़े हुए हैं पुश्तैनी रूप से, कुछ जातियां बाद में आई। कुछ जातियां ज्यादा जो है माइग्रेट होकर काम करते हैं। जैसे रायपुर में जो जाते हैं वो उड़ीसा से जो दलित जातियां हैं वो आकर के यहाँ माइग्रेंट होकर के यहाँ पे काम करती हैं। यहाँ की जातियां कोई दूसरे शहर में जाकर के काम करती हैं। तो ज्यादातर दलित जातियां हैं वो माइग्रेंट होकर के आई हुई हैं। जहाँ की रहने वाली वहां पर वो सब कामगार करती हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। तो माइग्रेंट होकर के आने के कारण क्या हुआ है कि उनका जो घर है वो कमजोर है, उनका आर्थिक स्थिति खराब है, स्लम बस्तियों में रहते हैं जहाँ पे साफ सफाई नहीं है। और जो दूसरी सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको, जैसे वोटिंग राइट्स कई जगह नहीं मिला हुआ है, कई जगह राशन कार्ड नहीं बन पाया, कई जगह गरीबी रेखा में नाम उनका नहीं आ पाया। इसके कारण वो
कठिनाई जो है वो लगातार झेल रहे हैं। और सबसे जो बड़ा मुद्दा है सफाई कामगारों का, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा है, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में उड़ीसा से सफाई कामगार जो हैं वो काम करते हैं। हम लोग उनकी बस्तियों में शुभ्रांशु के साथ भी हम लोग गए, कई जाते रहे हैं बीच-बीच में छुट्टियों के समय में जब शुभ्रांशु जी यहाँ थे। तो हमने देखा कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट का बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि 1950 का दस्तावेज यहाँ पर मांगा जाता है। तो सफाई कामगार जातियां जो है वो आने के लिए दलित जातियों में आती तो हैं, लेकिन उनके पास में सर्टिफिकेट नहीं है। वो जो अनुसूचित जाति में होने का आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिल पाता। इस ओर कभी भी कोई भी जो संस्था है जो दलितों के लिए काम करती हैं, जो अम्बेडकरवादी संस्था है, वो इस ओर लगभग नहीं के बराबर ध्यान देती है। और ये दिक्कतें आगे बढ़ती है, और लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए रिजर्वेशन के कारण, या जो उनको जो छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, वो कोई सुविधा नहीं मिलती है। उसके कारण स्थिति जो है वो बड़ी खराब होते जा रही है दलित जातियों की, जो यहाँ खास तौर पर छत्तीसगढ़ में काम करती हैं, या महाराष्ट्र में जो जातियां काम करती हैं वो यूपी से आकर के काम करती हैं, हरियाणा से आके काम करती हैं। उन लोगों के साथ भी यही समस्याएं हैं, और लोकल जो दलित जातियां हैं वो इनकी मदद के लिए खड़ी होती है, नहीं दिखती है। ये सबसे जो इम्पोर्टेंट बिंदु है, मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि सफाई कामगारों को एक प्रकार से कहीं से भी उनको सहयोग मिलता। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि काम करती हैं सफाई कामगारों के ऊपर, लेकिन उनका भी एक लिमिटेशन है। जो खुद सफाई कामगार वर्ग से जो लोग आगे आते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं और उन समस्याओं के लिए लड़ते हैं, ऐसे लोगों की संख्या है, लेकिन वो संख्या बहुत कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो आपको मैं एक जो दूसरा बिंदु है जिस पर मैं ध्यान आप सभी का आकर्षित करना चाहता हूं, वो ये है कि सफाई कामगार जो वर्ग है वो किस प्रकार से लॉकडाउन खत्म होने के बाद में उनके साथ दिक्कतें बढ़ी, किस प्रकार से उनको जो आर्थिक जो मदद जो मिलनी चाहिए, जो बीमार हुए वो मिलनी चाहिए, जो इंश्योरेंस की जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। ऐसे जो सफाई कामगार हैं जो मेडिकल डिपार्टमेंट में जो एज ए परमानेंट सर्विस जो कर रहे थे, उनके ऊपर ही केवल जो 50 लाख का बीमा दिया गया था, गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है जो कोरोना काल के लिए, तो उनको ही उसका लाभ मिलने की घोषणा है। लेकिन जो जो आम तौर पर जो सफाई कामगार काम करते हैं, जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे संगठित क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, जैसे नगर निगम के सफाई कामगार हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो प्राइवेटली वो काम करते हैं, वो घूम घूम करके साफ सफाई करते हैं, गटर साफ करते हैं, उसके बदले में वो पैसा लेते हैं। तो ऐसे सफाई कामगारों के साथ बहुत दिक्कतें हुई, क्योंकि उनको काम मिलना बंद हो गया। जो असंगठित क्षेत्र के जो सफाई कामगार हैं, वो एक प्रकार से बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि लोग अब काम नहीं करवा रहे हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको टाला जा सकता है, जो 2-2 3-3 महीने टल सकते हैं। कहीं जाम है नालियां, कहीं पे कुछ सफाई की जरूरत है, तो वो अब वो काम उनको नहीं मिल रहा है। वो लोग घूमते हैं यहाँ से वहां, लेकिन उनको दिन जो है भूखे पेट गुजारना पड़ता है। उसका रीजन यही है कि वे लगभग बेरोजगारी की स्थिति में जा रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि लोगों ने काम के लिए जो पुजारी वर्ग है उसने काम के लिए डिमांड किया कि भाई हम भूखे मर रहे हैं, मंदिर बंद हो गई और कैसे खाएंगे पिएंगे। तो 8 करोड़ जो है एमपी गवर्नमेंट ने उनके लिए मुहैया कराया, उनको बांटा गया। लेकिन जो मेहनत कश वर्ग है, सफाई कामगार जैसा मेहनत कश वर्ग है, उनके वो बेरोजगार हो चुका है। हॉस्पिटलें, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो सफाई कामगार काम करते थे, क्योंकि हॉस्पिटल भी लगभग बंद की स्थिति में चल रही हैं, तो वहां भी सफाई कामगार वो काम उनका बंद हो चुका है। उनको सैलरी 3-3 4-4 महीने से नहीं मिल रही है। जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो कामगार हैं उनके साथ भी यही दिक्कतें आ रही हैं। असंगठित क्षेत्र जो में काम करने वाले सफाई कामगारों की स्थिति तो बहुत विकट हो चुकी है। वो तो भीख मांगने की भी स्थिति में नहीं है, इतनी खराब स्थिति हो गई। रीजन यही है कि ना तो उनके पास राशन कार्ड है,
ना उनके पास कोई दूसरे दस्तावेज हैं जिसके कारण जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो मदद है, वो मिल सके। और जो काम उनको मिल रहा था, वो काम की संख्या 70% घट गई। जो लगातार असंगठित क्षेत्र से उनको काम मिल रहा था, वो घट गई। कुछ और भी क्षेत्र, जैसे कई जगह कैंटीन बंद हो गए, कई जगह फैक्ट्रियां बंद हो गई, जहां ये लोग जुड़े हुए थे, कहाँ से अपनी सेवाएं दे रहे थे, वो सारी जो है, वो एक प्रकार से बंद हो गई और स्थिति बहुत खराब हो गई। ये तो एक पक्ष था कि आर्थिक रूप से उनके साथ ये दिक्कतें आई। दूसरी जो दिक्कतें उनके साथ आई, वो रही कि भेदभाव जो है उनके साथ होता रहा। बस्तियों में उनकी शहरों में आप देख सकते हैं कि दूसरी जो दलित बस्तियां हैं, वो तो मिल करके रहती हैं, वो समाहित हो जाती हैं। लेकिन जो सफाई कामगारों की बस्तियां हैं, वो आइडेंटिफाई की जाती हैं और वो अलग से उनकी बस्तियां नजर में आती है। लेकिन दूसरे दूसरे जो आपको चमार जाति की कोई बस्ती नहीं मिलेगी। आपको दूसरी और दलित जातियां हैं, उनके नाम से बस्तियां, शहरों की बात कर रहा हूँ, शहरों में नहीं मिलेगी। लेकिन सफाई कामगारों की बस्तियां अलग से नजर आती है। उसके कारण भेदभाव उनके साथ में काफी मात्रा में होता है। उनकी कॉलोनियों में जो है साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। नाले सफाई, नालियों में गंदगी पड़ी रहती है, उनके कॉलोनी में गंदगियां पड़ी हुई हैं, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरा भेदभाव जो है, छुआछूत एक प्रकार से वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सफाई कामगारों की संख्या भी लिमिटेड है और वो पॉश कॉलोनियों में कंसंट्रेट करते हैं सबसे ज्यादा कि पहले वहां पर हो जाए। क्योंकि जो जातियां हैं, जो सफाई कामगार जातियां हैं, वो ही ये काम कर रही हैं। ये प्रॉब्लम इसीलिए है, जिस पर मैं ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं आप सभी का, क्योंकि सफाई कामगार जातियां दलित जातियों का एक समूह है। वो लोग काम करते हैं। ये बात सही है कि अभी कुछ सालों से ओबीसी जातियां भी इसमें काम करने लगी। कुछ दूसरी जो दलित जातियां हैं, जो जिनका पेशा पुश्तैनी कुछ और भी था, वो भी जातियां इसमें आप काम करने लगी और वो भी शोषण का शिकार हो रही हैं। लेकिन जो जातिगत पेशा जो काम, जो पुश्तैनी रूप से इस प्रकार के काम करते रही हैं जो जातियां, उनके साथ दिक्कतें बहुत ज्यादा है। अब ये तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो आर्थिक शोषण हुआ उनके साथ और सामाजिक शोषण हुआ। अब मैं एक लॉकडाउन के बाद में जो दूसरा जो एजुकेशनल पक्ष है सफाई कामगारों का, उस पर मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ कि सफाई कामगारों के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, स्कूल बंद है। बंद होने के कारण गवर्नमेंट ऑनलाइन परीक्षा ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दे रही है। तो जिन लोगों के पास में स्मार्ट मोबाइल है और उनके पास डेटा पैक है, वो ही ऑनलाइन एजुकेशन पर भाग ले पा रहे हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन, अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं तो आप समझ पाएंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन कैसे हो रहा है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन में पूरी तरीके से माँ बाप को ही अपने बच्चों के साथ में एज ए टीचर बैठ करके कराना पड़ रहा है। मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उसको कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो क्या दिक्कतें हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन जो कराया जा रहा है, तो उसमें सफाई कामगारों में समस्या ये है कि एक तो समय उनके पास नहीं है, वो लगातार काम में बिजी हैं। दूसरी बात ये है कि अगर वो घर में आते हैं, एजुकेटेड हैं, तभी वो मोबाइल फ्रेंडली हैं, तभी वो उनको पढ़ा पा रहे हैं। नहीं तो पढ़ाई की स्थिति बहुत ही खराब है। बच्चे लगभग अनपढ़ बन जाएंगे, ऐसी स्थिति बनते जा रही है। जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, वो उसको पढ़ा पा रहे हैं। व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया गया है, कुछ एप्लीकेशन है जो कि वो जिसके माध्यम से पढ़ाई होती है। उनको बहुत भारी मात्रा में होमवर्क जो है वो दिया जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन जो किया जा रहा है उसमें होमवर्क पे सबसे ज्यादा जोर है। तो होमवर्क कराने के लिए माँ बाप को ही लगना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा शिक्षित नहीं है सफाई कामगार वर्ग के लोग, ज्यादा वो समय नहीं दे पा रहे हैं। उसके कारण एजुकेशन को लेकर के बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा 1 आध 2 साल, तो बहुत बड़ी मात्रा में अनपढ़ जो बच्चे हैं वो बनेंगे और वो फिर से इनकी स्थिति और जो खराब वैसे भी है और खराब स्थिति बन जाएगी ऑनलाइन एजुकेशन के कारण।
तो सफाई कामगारों के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा इसका जो विकराल रूप है वो कुछ दिन में देखने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से जो ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर सिर्फ सफाई कामगार ही नहीं, जो गरीब जो और भी जो दूसरे तबके के बच्चे हैं जिनके पास वो एजुकेशन नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन आप तभी करा पाएंगे जब तक उसके माँ बाप जो हैं वो पढ़े लिखे होंगे। अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो छोटे बच्चों को एजुकेशन कराना असंभव है, क्योंकि जो काम टीचर को करना है वो माँ बाप को करना पड़ता है ऑनलाइन एजुकेशन में। तो इस प्रकार से जो समस्या है वो झेलनी पड़ रही है सफाई कामगार वर्ग को और जो गरीब वर्ग है उनके साथ। अब मैं आपके साथ मैं अब जो दूसरी बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि सफाई कामगारों का जो उनका जो मेडिकल हेल्थ है उस पर मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक प्रकार से जो सारे हॉस्पिटल हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो बंद की स्थिति में हैं और जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं वो कंसंट्रेट कर रहे हैं कोविड 19 के जो है उसको वो कंसंट्रेट कर रहे हैं। लेकिन जो सफाई कामगार वर्ग हैं उनके साथ कुछ बीमारियां जो है वो एक प्रकार से जुड़ के चलती है उनके साथ, जैसे कि स्किन की प्रॉब्लम्स है, सांस की प्रॉब्लम्स है, दूसरे जो डिजीज हैं जो कि लंग्स से रिलेटेड डिजीज हैं, वो डिजीज से वो लगातार जूझते रहते हैं और उसका जो ट्रीटमेंट है वो एक प्रकार से बंद की स्थिति में है। मेरा एक रिलेटिव को लेकर के, मेरी वाइफ को लेकर के ही मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया, तो वहां पर कुछ उनका छोटा सा ऑपरेशन होना था। तो उन्होंने इस बात को टाला कि भाई आप ये लॉकडाउन का पीरियड जाने दीजिए, उसके बाद ही दूसरे प्रोसेस में आएंगे, क्योंकि अभी जो है कोरोना का इलाज चल रहा है। तो इस बात से मैं एक छोटा सा उदाहरण से आपको बता सकता हूँ कि जो इलाज जो है दूसरा जो इलाज जो जरूरी है वो एक प्रकार से बंद की स्थिति में, तो सफाई कामगारों के जो डिजीज, उनके जो काम के कारण उनको जो डिजीज होता है तो उसका इलाज भी एक प्रकार से बंद की स्थिति में है। या फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं जहां पर बहुत बड़ा रकम उनको खर्च करना पड़ रहा है, बहुत पैसा उनको खर्च करना पड़ रहा है और उसकी कीमत उनको देनी पड़ रही है, क्योंकि एक जो लो सैलरी ग्रेड का होता है सफाई कामगार, उस जितना वो रिस्की काम करता है, जितना वो गंदा काम करता है उसके हिसाब से उनको सैलरी नहीं मिलती है जो ठेकेदारी प्रथा के कारण, तो वो उनकी स्थिति लगातार खराब होते जा रही है। तो मैं देखता हूँ कि अगर पूरे तमाम परिप्रेक्ष्य में देखें तो सफाई कामगारों की स्थितियां जो है वो बहुत खराब होती जा रही है, उनका जो फ्यूचर भी है वो भी दांव पर लगा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद सफाई कामगार, आप देख सकते हैं कि वो नगर निगम एरिया में वो काम कर रहे हैं, रोज वो कचरे जमा करते हैं, नालियां साफ करते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन उसके पीछे गवर्नमेंट का या जो संस्थाएं हैं, जो प्रशासनिक पक्ष है, जिस प्रकार से उनको जो मदद मिलनी चाहिए, जो उनको एजुकेशन में जो हेल्प मिलनी चाहिए, जो उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलनी चाहिए, जो उनको हेल्थ को लेकर के जो उनको जो हेल्प मिलनी चाहिए, वो हेल्प उनको नहीं मिल पा रही है। और इसके लिए कुछ सबको मिल करके कुछ करने की जरूरत है, इस पर बातचीत करने की जरूरत है, तब कहीं जा करके मुझे लगता है कि इस पर कुछ जो आवाज है वो लोगों तक पहुंच सकेगी। मैं यहाँ पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुभ्रांशु जी, अगर कुछ आगे बातचीत करनी हो, कुछ तो मेरा ख्याल है जी कि हम लोग उसको बातचीत जी 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 धन्यवाद संजीव जी। आपने काफी पहलू को, जैसे कि उनका शिक्षा में क्या परिस्थिति है अभी, वो कैसे मतलब शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं, और अगले दिन में उनका एम्प्लॉयमेंट तो जाएगा, मतलब उनकी जो जिससे वो कुछ कमाते हैं वो चीज तो जा रही है। जैसे कि असंरक्षित, आपने जैसे एक मुद्दा उठाया कि जो असंरक्षित क्षेत्र से जो कामगार आते हैं उन लोगों का तो नौकरी चली ही गई मान लेना चाहिए। और दूसरी ओर से आज की डेट में सबसे ज्यादा मुखर रूप से और सबसे ज्यादा आगे आके अगर वो विदाउट फैसिलिटीज, मतलब वो पीपीई की बात हो या फिर सेफ्टी मास्क की बात हो, इसकी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रहा है। ये पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काफी समय आ चुका है, ये मतलब काफी समय से आ भी रहा है। और उसके बावजूद भी इन सफाई कामगारों का काम जो है वो रुका नहीं है।
मतलब ये दर्शाता है कि उनका जो कमिटमेंट है अपने काम के प्रति, उनकी जो लगन है अपने काम के प्रति, वो तो वैसा ही है। या फिर स्टेट जो बोलते हैं हम, जो अथॉरिटी बोलते हैं, शासन या प्रशासन के दबाव में हो, या फिर जो कर रहे हैं बिना सेफ्टी के, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के लिए उनके लिए एक बहुत विकराल रूप ले सकता है। मतलब जहां तक हम सफाई कर्मकारों की बात करें तो। और आपने बिल्कुल। ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि उनके लिए कोई मेडिकल सुविधाएं नहीं है। जो भी एश्योरेंस दिया गया था या फिर जो भी इंश्योरेंस की बात की गई थी, वो चीज भी अभी नहीं आ रही है। बच्चों का शिक्षा में उतना तो स्थिति उतना अच्छा तो नहीं था पहले से ही, और उससे भी और बदतर से बदतर बनने आगे जा रही है। तो उसके अलावा भी, क्योंकि वो जैसे कि आपने एक बहुत अच्छी शब्द आपने इसमें प्रयोग किया, जो कि वो जो सफाई कर्मचारी या फिर जो सफाई कामगार समुदाय है, वो असल में दलित समुदाय का ही एक एक समूह है। दलित समुदाय का जी। एक समूह है। तो इन सारे चीजों को आपने अच्छी तरह से रखा। इसमें हम लोग फेसबुक से कुछ तो अभी फिलहाल तो कुछ प्रश्न नहीं है, लेकिन जो हमारे निर्वेद ओडिशा के एडिटोरियल से जो कुछ सब प्रश्न है, उसको मैं रिलेट करके आपसे कुछ जानना चाहेंगे, है ना। जी। तो जैसे कि देखें कि मतलब शिक्षा की जो स्थिति है, शिक्षा की जो हम्म। स्थिति है, हम यहाँ ये जानना चाहते हैं संजीव जी के क्या शिक्षा के प्रति उनकी जो रुचि है, ये कल्चरली उनके पास नहीं रह पा रहा है, या फिर प्रशासनिक या शासनिक तौर पर ही अभी तक सिंस इंडिपेंडेंट, मतलब जब से हम स्वाधीन हुए तब से ऐसी कोई बड़ी, जैसे कि योजनाएं चलती है, मनरेगा चलती है, एम्प्लॉयमेंट, मतलब ग्रामीण इलाकों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, हम्म। जैसे शिक्षा के लिए, वो चीज कितना दूर तक उनको पहुंच पाया है। मतलब हम दोनों दो चीजें जानना चाहेंगे कि बिफोर, मतलब कोरोना काल से पहले वाली, और अभी कोरोना काल के, और उसके बाद वाली जो है। नहीं, देखिए, शिक्षा को लेकर के जो, चूंकि शहर में रहता है, जो दलित बस्तियां हैं, जो सफाई कामगारों की बस्तियां हैं, जो शहरों के, जहां तक मैंने देखा है, तो एजुकेशन को लेकर के एक उनके अंदर भावना है कि एजुकेट करना है बच्चों को। ये तो उनको एक फीलिंग है, सफाई कामगारों के अंदर ये फीलिंग है कि उनके बच्चों को, भले वो काम जो भी करें भविष्य में, वो हो सकता है फिर सफाई कामगार का काम कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन उनके मन में ये बात तो है कि एजुकेट होना है और दूसरा जॉब में जाना है। ये भी एक भावना उनके अंदर आ चुकी है, अम्बेडकरी मिशन का है, या फिर उनको जो दूसरे लोग को प्रेरित होकर के उनसे, वो उनके मन में ये भावना तो आ गई है। लेकिन स्कूल जो स्कूली जो जीवन है, जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ाइयाँ होती थी, या कुछ लोग प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, तो सर्व शिक्षा अभियान का जो असर, वो उन बस्तियों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान जो है, वो एक, अभी तो आपको जानकारी होगी कि वो अभियान 1 साल पहले बंद किया जा चुका। सर्व शिक्षा जो अभियान जो चल रही थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो 1 से 1.5 साल हो गया है, तो वो बंद किया जा चुका है। तो उसका तो हम चर्चा कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मली जो स्कूल में पढ़ रहे थे बच्चे, उनके साथ जो दिक्कतें हैं, वो वो आ रही हैं, क्योंकि आप अगर ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, पोस्ट कोरोना काल के बाद का जो स्थिति है, उसमें बात करें, तो ऑनलाइन एजुकेशन में दलितों की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। ऑनलाइन एजुकेशन एक प्रकार से एक आड़ है, किस प्रकार से एक बहुत बड़ी जमात को अशिक्षित रखना, बहुत बड़ी जमात को अशिक्षित रखने की एक बहुत बड़ा साजिश है, मुझे लगता है ऑनलाइन एजुकेशन। क्योंकि बाकी चीजें आपकी हो रही हैं, आप जो है उसी, मॉल आपका खुल गया है, मॉल में आप जाकर के पढ़ रहे हैं, जाकर के आप खरीदारी कर रहे हैं, दुकानें अब वैसी ऐसी चीज चालू हो गई हैं, फैक्ट्रियां चालू हो गई हैं, गवर्नमेंट के ऑफिस चालू हो गए हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि बच्चों का स्कूल जो है वो एक रिस्क है, ये मैं मानता हूं, लेकिन उसपे भी कुछ ऐसी कुछ करना पड़ेगा, ताकि वो मास्क लगा लें बच्चे, या सैनिटाइज किया जाए, या दूसरी जो टेम्परेचर उनका देखा जाए। इस प्रकार की प्रक्रिया करके बच्चों को इसमें ही पढ़ाई का बंदोबस्त करना पड़ेगा। नहीं तो फिर शिक्षित जो परिवार के बच्चे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे, वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और बहुत बड़ा
परसेंट जो है जो इंडियन आपका सेंसस का, जो जनगणना का, जो जनसंख्या का जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एक प्रकार से अशिक्षित रह जाएगा, क्योंकि वो नहीं पढ़ाई कर सकते। बच्चे में स्कूल पढ़ने के लिए उनको बहुत भाव देना पड़ता है। एक नॉर्मल बच्चे को जो क्लास 5 तक के बच्चों की बात कर रहा हूँ या 8 तक के बच्चे की बात कर रहा हूँ, उनको जब तक प्रेशर नहीं दिया जाता है वो तब तक पढ़ते नहीं है। स्कूल में भेज करके भी उनको पढ़ाई के लिए और जोर जोर देना पड़ता है। तो आप अगर स्कूल बंद करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसको कितना कठिन है ये काम करना, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी बड़ी जमात जो है वो एजुकेट हुए बिना रह जाएगी और एक प्रकार से वो अशिक्षित, क्या बोलते हैं, अकुशल लेबर के रूप में वो हो जाएगी और एक गुलामों के जैसा उनका स्थिति हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। इस पर मुझे लगता है कि चर्चा करनी चाहिए। और सफाई कामगारों की स्थितियां तो इसीलिए भी खराब है क्योंकि ज्यादातर परिवार जो है वो मियाँ बीवी काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि एक नौकरी से घर चलता नहीं है। माँ भी काम करने जाती है, बाप भी काम करने जाता है, कोई बड़ा भाई है तो वो भी जाता है। अगर उसकी जो बच्चे की दादी है तो वो अकेले घर में रहती है, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं करा पाती। रोज जो है फोटो खींच करके भेजना पड़ता है ऑनलाइन एजुकेशन में, रोज राइटिंग करके उसकी फोटो को ग्रुप में डालना पड़ता है या ऐप में डालना पड़ता है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज आपको उसमें करनी पड़ती है। उसके लिए हाई मेगापिक्सल मोबाइल की भी जरूरत है, साधारण मोबाइल से नहीं होगा। आप साधारण मोबाइल का फोटो आप खींचेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ वो आएगा नहीं, उसके लिए अच्छे मोबाइल की जरूरत है, तब वो आप एजुकेशन कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ही कठिन है, असंभव है इस एजुकेशन को बनाए रखना। इसीलिए गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से बच्चों का एजुकेशन को जो है वो पटरी पे लाया जाए, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में मुझे नहीं लगता है कि कोई काम बन पाएगा, खास करके जो दलित वर्ग है, जो अशिक्षित और पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ। जी जी। संजीव जी, जैसे कि जी। ये कोरोना काल में जब से कोरोना चालू हुआ है, हाँ एक हाँ। शब्द को काफी जोर से उछाला जाता है, वो है कि कोरोना से बचने के लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग करना है ना। बिल्कुल। तो उसको एक सोशल डिस्टेंसिंग का जब नाम देते हैं और उसी हम्म। वर्ड को जब हम लेके अपने समाज के अंदर जाते हैं या फिर भारतीय समाज की जहां तक हम बात करते हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी को या फिर छुआछूत को उसकी एक नई परिभाषा तो नहीं है? एक नंबर। दूसरा ये है कि क्या ये जो परिभाषा है, ये सवर्ण समाज में ऑलरेडी एक मतलब ये जो जहर है ऑलरेडी घुल चुका है, या फिर इसको आप एक षड्यंत्र का नाम देंगे? आप इसको एक क्या बोलेंगे इसको? मैं तो इस पे अलग से, सुभ्रांशु जी, मैंने एक आर्टिकल ही इसके ऊपर लिखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो शब्द है वो बिल्कुल आपत्तिजनक है। वो क्योंकि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग करके ये लोग क्या कर रहे हैं कि वो छुआछूत को, जो भेदभाव है, जो सामाजिक एक्सक्लूशन जो हो रहा है, उसको एक प्रकार से ये लोग एक मतलब एक मुहर लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो सही है। तो एक्चुअल जो वर्ड है वो है फिजिकल डिस्टेंसिंग वर्ड है। लेकिन जो हमारा समाज है जो ऑलरेडी छुआछूत को वो सामाजिक परिवेश में वो पला बढ़ा हुआ है, तो ऐसे लोग जो कि मनुवादी हैं, जो सवर्ण हैं, जो कि चाहते हैं कि इसी प्रकार जो कास्टिज्म है वो बना रहे, वो अछूतपन बना रहे, तो वो लोग बड़े पदों में बैठे हुए हैं, वही लोग मंत्री हैं, वही लोग आईएएस हैं, वही लोग बड़े प्रशासनिक अधिकारियों में हैं। तो उन उन लोगों ने इस वर्ड को इसी रूप में लिया, सोशल डिस्टेंसिंग को एक प्रकार से जो भारत में जो छुआछूत है उसको समर्थन करने की कोशिश है। मुझे लगता है ये बिल्कुल आपत्तिजनक शब्द है और इस शब्द का जो प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य हो सकता है कि कोई दूसरे स्टेट में, कोई दूसरे स्टेट नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई दूसरे कंट्री में सोशल डिस्टेंसिंग का जो सही मायना जो बताया जा रहा है वो माना जाता होगा, लेकिन भारत में सोशल डिस्टेंसिंग का जो मीनिंग है वो यही आता है कि सामाजिक दूरी। तो कौन सी सामाजिक दूरी? हाँ, यहाँ तो हर बहुत सारे समाज है ना, 4000 समाज है, 4000 जातियां, जितनी जातियां उतने समाज हैं।
तो क्या उन समाज के बीच में दूरी की बात हो रही है? नहीं है ना। जब समाज के बीच में दूरी की बात नहीं हो रही है, तो सोशल डिस्टेंसिंग किस किस बात के लिए भाई? सोशल डिस्टेंसिंग तो किसी भी मायने में वो शब्द यहाँ पर फिट बैठता ही नहीं है। आप उसको फिजिकल डिस्टेंसिंग बोल सकते हैं कि किस प्रकार से हम फिजिकली जो है डिस्टेंस मेंटेन करें। और जो कोरोना की जो बीमारी है, जिस प्रकार से कहा जाता है कि 2 मीटर की दूरी रखनी है, तो जो कोरोना की बीमारी को फैलने के लिए, तो उस सोशल डिस्टेंसिंग को इन लोगों ने उस बीमारी के परिप्रेक्ष्य में नहीं लेने के बजाय उसको एक प्रकार से जो भारत में जो भेदभाव है, जो एक छुआ-छूत है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश की गई। क्योंकि जैसा कि मैंने अपने इसी लेक्चर में अभी आपको बताया कि किस प्रकार से जो सफाई जो सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में उसको कहा गया। मेरे पास कई मैसेज आए हैं, मैं उसका जरूर इसमें रेफरेंस का उपयोग करूंगा कि इसमें क्वारंटाइन के बारे में मैसेज आता है कि किस प्रकार से मौत होने के बाद में 15 दिन के लिए क्या एक रिवाज करते हैं जिसमें वो दूसरे परिवार से दूरी बना के रखते हैं, उसके समर्थन में बात की जा रही है। किस प्रकार से दो जो विभिन्न जातियों के लोगों के बीच में डिस्टेंस की बात की जाती है, उसका वो समर्थन किया जा रहा है। मैंने आरएसएस की जो आईटी सेल है, वो इस प्रकार के मैसेज बना करके वायरल कर रहा है। और वायरल करने वाले कौन लोग हैं? जो मेरे पास जो इस प्रकार के जो मैसेज पहुंचे हैं, वो हमारे बीच का ही व्यक्ति है, जो कि मूवमेंट में नहीं आया है। वो उसको फॉरवर्ड कर रहा है। उसको फॉरवर्ड कर रहा है मतलब वो भी एक प्रकार से उस सोशल डिस्टेंसिंग को समर्थन कर रहा है। ये बड़ा दुखद पहलू है कि हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के बहाने किस प्रकार से जो पुरातन पंथी जो विचारधारा हैं, जो घृणित विचारधाराएं हैं, जिसके सहारे जो है वो हमेशा से छुआछूत का समर्थन करने की कोशिश करते आए हैं, जिसके जो जिन ग्रंथों के सहारे, जिन परंपराओं के सहारे, जिन संस्कृति के नाम पर वो छुआछूत का समर्थन करते हुए आए हैं, वो लोगों को एक प्रकार से एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है ये कोरोना काल में कि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम से किस प्रकार वो उन छुआछूत को, उन जो सामाजिक एक्सक्लूशन है और जो सामाजिक जो कटुता है, उसको बढ़ाने के लिए एक प्रकार से समर्थन के रूप में, वो हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं सुधांशु जी। ये बड़ा दुखद पहलू है। और इसका जो हम लोग एक प्रकार से इसका काट हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। इसका जो क्या बोलना चाहिए, चैलेंज हम लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं इन चीजों को। ये एक दुखद पहलू है। तो हम लोग को इसके बजाय चाहिए कि इस फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द का प्रयोग किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है जहां से कोरोना के लिए ये कार्रवाइयां की जा रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो वो लोग भी नहीं समझते हैं उन चीजों को। तो वो ऑफिशियली जो है सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का ही प्रयोग किया जा रहा है। कहीं कहीं पे फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात होती है, लेकिन मेनली जो है ज्यादातर लोग ऑफिशियली जो है सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का ही प्रयोग करते हैं। और आईटी सेल तो बिल्कुल लगा हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है हमारे यहाँ तो बहुत पहले से होता था। हमारे यहाँ तो लोग एक दूसरे को छूते भी नहीं थे। हाँ, हमारे यहाँ तो हाथ जोड़ करके नमस्कार करने की परंपरा है, हाथ मिलाने की परंपरा नहीं है। इस प्रकार से वो अपनी संस्कृति को किस प्रकार से दोबारा फिर वो स्थापित किया जाए, इसकी कोशिश जो है वो कोरोना काल में की जा रही है। ये बड़ा दुखद है जी। धन्यवाद संजीव जी। अभी जैसे कि समय जाते हुए और दो प्रश्न है, उस प्रश्न के ओर जाएंगे। मेरा अभी का जो प्रश्न है वो, उसको कुछ दर्शक बोल सकते हैं कि एक थोड़ा पॉलिटिकल है, थोड़ा क्रिटिकल है करके, लेकिन मुझे सच में लगता है कि इस प्रश्न को हमें जरूर सुनना चाहिए या फिर जरूर उसके बारे में सोचना चाहिए। बात ये है कि जिस तरह से हम जानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया दलित न्यूज को या फिर दलित की जो राइट्स है, उसकी जो सोशल जस्टिस के लिए राइट्स होती है, उसकी आवाज को कहीं ना कहीं वो इग्नोर कर देता है। या फिर मेन स्ट्रीम जो सभ्य समाज है, वो जैसे ही दलित शब्द का प्रयोग होता है तो वो मानता है कि नहीं, ये दलितों का प्रॉब्लम है, या फिर यार ये इसके अंदर कौन जाएगा।
क्या आपको लगता है ये, मुझे नहीं पता कि ये प्रश्न सही है कि गलत है, कि आपको क्या लगता है कि अ, सफाई कामगार जो समुदाय है और जो दलित समुदाय है, इन टोटल जो दलित समुदाय है, और जो दलित समुदाय मतलब हम दलित मूवमेंट को भी समझते हैं और फुले अम्बेडकर मूवमेंट को भी समझते हैं, तो पूरी मूवमेंट के प्रोस्पेक्टिव में अगर हम इसको समझें, तो कहीं ये लोग जो सफाई कामगार समुदाय की जो असुविधाएं हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कहीं ना कहीं क्या दब जाती है, या फिर इसको आप क्या मानते हैं कि इसको जानबूझ के इग्नोर किया जाता है, या फिर उस हिसाब से ये आगे नहीं आ पाता है, या फिर आप एकेडमिक्स की बात कीजिए, मतलब लिखने की बात कीजिए, उसके ऊपर रिसर्च की बात कीजिए, तब भी उतना नहीं मिल पाता है उनके उनके ऊपर। तो जब हम कास्टलेस सोसाइटी की बात करते हैं, या फिर दलित राइट्स की बात करते हैं, तो ये ऐसा क्यों बाहर एक रह जाता है? इसमें मानसिकता के तौर में मुझे एक आपसे उत्तर चाहिए कि क्या ये एक मानसिकता वाली प्रॉब्लम है, या फिर एक स्ट्रक्चरली एक प्रॉब्लम है करके। आप इसमें आप क्या आपका मानना क्या है? देखिए, जो आम जो दलित हैं, जो दलितों को दो भाग में जनरली बांटा जाता है। साहित्य का जो लाइन है, उसमें भी दलितों को दो, दलित साहित्य को या दलित साहित्य को ना कहें तो साहित्यकारों को भी दो भाग में बांटने की परंपरा करते हैं। एक तो ये है कि नॉन स्कैवेंजर्स कम्युनिटी और स्कैवेंजर्स कम्युनिटी। जो सफाई कामगार हैं वो दलित जातियां, और जो सफाई कामगार नहीं है वो दलित जातियां, ये बांटने की कोशिश की जाती है। तो इसमें दो है इसके पहलू। एक तो ये है कि सफाई कामगार वर्ग से ही काफी लोग ऐसे आ रहे हैं उठ करके, जो कि ये बात कर रहे हैं कि सफाई कामगारों को जो है उस प्रकार से उनको रिजर्वेशन नहीं मिला, उस प्रकार से उनको दूसरी जो सुविधाएं नहीं मिली, संविधान प्रदत्त जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिली। इसके कारण उनका जो विकास है नहीं हो पाया। तो वो ये कहते हैं कि उनका विकास इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनका जो हक है वो दूसरी दलित जातियों ने उठा लिया, उसका जो लाभ है उठा लिया, इसलिए उसको नहीं मिल पाया। तो ये जो मांग है, ये दो तरफ से है ये मांग। एक आरएसएस का विंग जो है वो इस तरह की मांग करता है। उसके पीछे है डिवाइड एंड रूल वाली भावना है कि किस प्रकार से दलितों को दो भाग में बांट दिया जाए और उनको लड़वा दिया जाए, ये एक कोशिश है। दूसरा है कि कुछ सफाई कामगारों में ही कुछ जातियां हैं, कुछ जातियां नहीं हैं, कुछ लोग हैं, कुछ संगठन हैं जो कि इस बात को उठाते हैं कि जो विकास होना चाहिए, जिस प्रकार से सफाई कामगारों का, जिस प्रकार से उनके वो पास जो मूवमेंट पहुंचना चाहिए था, जिस प्रकार से उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, आर्थिक सुविधाओं की बात कहें, चाहे वो सामाजिक सुविधाओं की बात कहें, चाहे वो पॉलिटिकल सुविधाओं की बात कहें, तो उसमें सफाई कामगार जो हैं वो बहुत पीछे हैं। और पीछे होने के बहुत सारे रीजन भी हैं। उसमें एक उस पे अपन अलग से एक बातचीत उसमें करी जा सकती है कि उसमें बहुत सारी जो गलतियां हैं वो सफाई कामगार जातियों ने किया है। बहुत सारी गलतियां जो है दूसरी जो दलित जातियां हैं उन्होंने किया कि वो जाति तोड़ने का मुहिम तो वो चलाई दलित जातियां, लेकिन वो अपने दलित जातियों के बीच में वो उस प्रकार से जो कास्टलेस सोसाइटी बनाने की कोशिश नहीं की गई। उस प्रकार से जो मूवमेंट चला, मूवमेंट में इन लोगों को अलग से जो है आइडेंटिफाई किया गया। वो उस मूवमेंट में साथ में उन लोगों को चाहे दलित मूवमेंट की बात करें, अम्बेडकरी मूवमेंट की बात करें, बहुजन मूवमेंट की बात करें, सफाई कामगारों को अलग से आइडेंटिफाई किया गया। उनको साथ में नहीं रखा गया, या साथ में भी कोई रहा तो उस प्रकार से जैसा उनको प्रमोट करना चाहिए था वैसा प्रमोट नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि कोई भी एक शब्द में हम किसी को भी सही या किसी को भी गलत नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें मामले हैं, बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर विचार करना पड़ेगा, जिन पर सोच विचार करके ही इस पर कुछ फैसला, कुछ निर्णय तक पहुंचना पड़ेगा। ये बात तो सही है कि गलतियां हैं सफाई कामगारों के साथ में, दलित जातियों के साथ में गलतियां हुई हैं। और जो हमारा जो अपोजिशन है, आरएसएस का विंग जिसको मैं बोलता हूँ, जो लोग ये चाहते हैं कि ये दो में लड़ाई लड़ती रहे, बहुत सारी संगठन को वो लोग फंडिंग भी करते हैं कि भाई बाकी दलित जातियों के विरोध में वो आ जाए, अपनी बात को रखें। इस प्रकार से कुछ कट्टरवादी जो हिंदू कट्टरवादी जो संगठन है वो उनको प्रमोट भी करते हैं, उनको पद का लालच दिया जाता है,
उनको किसी आयोग में बैठाने का लालच दिया जाता है ताकि वो दूसरी दलित जातियों से वो लोग लड़ाई करें और उनके बीच में एक प्रकार से भेदभाव बना रहे, इसकी कोशिश की जाती है। मुझे लगता है कि सफाई कामगारों का जो विकास है वो तभी होगा। एक बात मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ कि जो जाति अपने इतिहास को नहीं जानती, जो जाति अपने क्या बोलना चाहिए अपने शोषक और अपने उद्धारकर्ता को नहीं पहचानती, नहीं जानती, उस जाति का विकास, वो जाति का विकास होना बहुत मुश्किल है। और आंदोलन जो है, जो जाति आंदोलन से नहीं जुड़ती, उस जाति का भी विकास होना बहुत मुश्किल है। तो ना सफाई कामगार जो जाति के लोग हैं, वो तो ना आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, जिस जैसी कोशिश से हमने की है, उनको वो धर्म कर्म में वो ज्यादा जुड़े रहना चाहते हैं। ज्यादातर जो देखने मिला है, बहुत कम है, उंगलियों में गिने लायक लोग ही हैं जो कि मूवमेंट में जुड़े हुए हैं। बाकी लोग जो है उनकी स्थिति वैसे ही है, वो मूवमेंट में नहीं है। वो जिस प्रकार से त्याग की एक जरूरत है, दूसरी जो दलित जातियां हैं वो चाहे रिजर्वेशन की बात कहें, चाहे वो दूसरी मांग को लेकर के बात कहें, तो वो जिस प्रकार से वो आगे बढ़ करके वो लोग मार खाए हैं, जिस प्रकार से उनके ऊपर गोलियां चली, जिस प्रकार से वो लोगों ने संघर्ष किया है, वो संघर्ष के लिए भी सफाई कामगार जातियां जो है वो आगे आती हुई नहीं दिखती है। तो कैसे आंदोलन होगा, कैसे विकास करेगी जाति को? आपको अगर कोई सफाई कामगार या किसी भी दलित जाति का विकास होना है तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए एजुकेशन चाहिए, उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तब जा करके विकास होगा, तब जाकर के कोई जाति या कोई समाज का लोग जो है आगे बढ़ पाएंगे। एक दो लोगों से समाज जो है बढ़ता नहीं है। सरदार बूटा सिंह जो है वो सफाई कामगार जाति से थे, राज्यपाल बने, लेकिन वो अकेले बढ़ गए, बस हो गया उनके। लेकिन उनका जो समाज है वहीं का वहीं है। तो एक दो लोग अगर निकल करके बाहर आ रहे हैं तो उससे समाज का विकास नहीं कहलाएगा। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को आंदोलित होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, और तब कहीं जा करके समाज का विकास होगा। और ये जो अंतर भेद है उसको भी मिटाने पड़ेंगे, क्योंकि संगठित रहने के कारण, संगठित होने के बाद ही जो है हम अपने आंदोलन को मजबूत कर पाएंगे, ना कि हम बिखर करके उसको मजबूत कर पाएंगे। इसीलिए जो बिखराव की बात जो करते हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर अम्बेडकरी आंदोलन के से जुड़ना है तो उसमें कास्ट लेस होना पड़ेगा। उसमें कास्ट की कोई, इवन दलित की बात नहीं है, ओबीसी के भी साथी अगर आपके आंदोलन के साथ आ रहे हैं, कोई दूसरे और भी साथी जो दूसरे समाज से बिलोंग करते हैं वो भी आ रहे हैं, तो उनको भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। क्योंकि जब हम कास्टलेस सोसाइटी की बात करते हैं, एक विज्ञान सम्मत, एक समतावादी समाज की बात करते हैं, तो उस समतावादी जो विचारधारा है उसको अपने आप अपने चारों तरफ भी उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तब कहीं जा करके जातियों का विकास होगा, सफाई कामगार जातियां जो है वो आगे बढ़ पाएंगी और अपना कोई जो एक स्थान है वो बना पाएंगी। और सबसे बड़ी बात जो है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुश्तैनी पेशे से मुक्ति आपको लेनी पड़ेगी। बिना उसकी मुक्ति के आप विकास नहीं कर सकते हैं। चाहे कोई भी आप दलित जातियां आप ले लीजिए, जो दलित जातियां जितनी जल्दी उन लोगों ने अपने पुश्तैनी पेशे से छुटकारा लिया है वो आगे बढ़ गई हैं। लेकिन सफाई कामगार जातियां आज भी अपनी पुश्तैनी पेशे से जुड़े रहना चाहती हैं। उनकी दूसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी वो फिर वही काम कर रही हैं। उसके वो क्यों काम कर रहे हैं उस पे भी एक अलग से हम लोग स्पीच, एक बातचीत कर सकते हैं। मैं 1 घंटा उस पे भी बातचीत कर सकता हूँ कि क्यों वो लोग जो है वो काम को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, उनको पुश्तैनी पेशे से मुक्त होना पड़ेगा। तब कहीं जा करके वो अपना एक विकास जो कर पाएंगे। बाकी उसी पेशे में रह करके उनका कुछ नहीं होने वाला है। जो लोग आंदोलन में आ रहे हैं वो सिर्फ छोड़ रहे हैं, बाकी लोग तो वैसी स्थिति है। लड़का जो है वो स्टेशन मास्टर है। एक मैं ऐसा परिवार को जानता हूँ कि लड़का जो है स्टेशन मास्टर है और जो उसकी माँ है वो नाली साफ करने के लिए जाती है। तो ऐसे में कैसे विकास होगा? मुझे नहीं लगता है कि विकास होगा। जी हिमांशु जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। सटीक है यह जो आपने एक वक्तव्य उठाया, और आपका जो उत्तर में एक चीज तो झलक रहा है कि संदेश पूरा क्लियर है कि जो बाबा साहेब कहते हैं, या फिर उनका जो थम हम बोलते हैं कि
एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, वही एक रास्ता है। जब तक मतलब शिक्षा नहीं पहुंचेगी, अगर उनके द्वार नहीं पहुंच रहा है तो शिक्षा के द्वार उनको पहुंचना पड़ेगा। और शिक्षा भी एक एकेडमिक शिक्षा नहीं, या फिर बीए एमए वाला शिक्षा नहीं, डिग्री वाली शिक्षा नहीं। शिक्षा अपने इतिहास की, अपने अपने जो महापुरुष हैं, जिनके लिए जिनको लेके वो संघर्ष कर सकते हैं, और जिनको लेके वो एकत्रित हो सकते हैं। क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होगी और अपनी इतिहास की जानकारी नहीं होगी, तो ये जो बात आपने कही वाकई वाजिब बात है, कि जब तक कोई भी समूह हो, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी व्यक्ति भी हो, और जब तक उसको अपने बारे में ही, अपनी अपनी खुद की ही जागृति नहीं है, तो वो कैसे संघर्ष कर सकता है। और जब तक संघर्ष नहीं होगी, तो फिर हम हार या जीत की बात तो वो बहुत आगे वाली बात होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपका संदेश बहुत ही सुंदर था, और आपने बहुत अच्छे तरीके से पिछले 1 घंटे से हमको इसके ऊपर आलोक दिए, अपने रोशनी रोशनी प्रदान किए। इसके लिए बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद। और आपको भी मैं धन्यवाद। पूरी निर्वेद ओडिशा और कलिंग मित्र के तौर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और आपका कुछ अंतिम अगर कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे सफाई कामगार समुदाय के लिए, उनसे जो आगे आने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, क्योंकि अभी भी मुझे याद है जब जी। हम एक बार गए थे, तो एक बार रायपुर के ही एक सफाई कामगार के, बस्ती उनकी में। जो बस्ती में गए थे, तो हम्म। ये सुन के बहुत ही मन को आंदोलित हुआ कि पिछले 30 साल में उनके बस्ती से एक भी ग्रेजुएट नहीं था। हम सोच सकते हैं हम्म। कि मतलब स्थिति क्या उनकी है। शिक्षा की स्थिति क्या है। तो हम्म। आपका अंतिम संदेश मतलब क्या रहेगा उनके लिए? बस मेरा अंतिम संदेश तो यही है, बाकी जो बातें तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हमारी जो अदर देन जो स्कैवेंजर्स कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है कि उनको जो है वो मूवमेंट में लाएं, मुख्य धारा में लाएं। उनको जो है ग्लव्स की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है गमबूट की जरूरत नहीं है, बाकी और जो सुरक्षा के उपकरण की जरूरत नहीं है। उनके अंदर चेतना की जरूरत है, सफाई कामगारों के बीच में चेतना लाने की बहुत जरूरत है। तो हम किस प्रकार से उनके बीच में चेतना लाएं, इसकी इसका प्रयास जो है बाकी जो जो आगे बढ़ चुकी हैं जो दलित जातियां, उनको प्रयास करना चाहिए मुझे लगता है। और तब कहीं जा करके हम एक जागरूक समाज का निर्माण कर पाएंगे, सफाई कामगारों को आगे बढ़ता हुआ देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शुभ्रांशु जी। बहुत धन्यवाद संजीव जी। 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 आगे भी मिलते रहेंगे ऐसे। बिल्कुल और बिल्कुल आपको मिलेंगे बहुत हम लोग। जी और आपका जो ये जो फेसबुक ग्रुप है कलिंग मित्रा, उन सब सदस्यों को जो मेंबर हैं उसको, उन सबको मेरा जो है जय भीम, और सबको जी मेरा नमस्कार। और मैं चाहता हूं कि ये बात जो है ये आगे भी होती रहनी चाहिए। सफाई कामगारों को मुद्दे पे जो है वो एक प्रकार से अछूता मुद्दा है, अछूतों के बीच में भी अछूता मुद्दा है। तो वो बात होगी तो बात बनेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। जी। जी। ओके।